नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आपकी क्लास 10वीं का अध्याय 4 द्विघात समीकरण के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों को हल करना सीख जाते हैं, तो आप अन्य प्रश्नों को भी इसी तरीके से बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। आइए दोस्तों, इन प्रश्नों की तरफ एक नज़र डालें, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, ये पहला प्रश्न है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मध्य पद को पूरा कैसे करते हैं। दोस्तों, द्विघात समीकरण 6x वर्ग माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि मध्य पद क्या है। इसमें माइनस एक्स जो है वो हमारे को मध्य पद दर्शा रहा है। समीकरण है हमारे पास 6x का वर्ग माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 और इसका मध्य पद है माइनस एक्स। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार हम मध्य पद को विभक्त करेंगे। इस समीकरण का प्रथम पद यानी कि जो x वर्ग वाला पद 6x वर्ग गुणे में अचर पद यानी कि ये माइनस 2 इन दोनों को गुणा करने में आता है माइनस 12x वर्ग। ओके दोस्तों, अब हमें मध्य पद यानी माइनस एक्स को दो भागों में विभाजित करना है। एक है a और दूसरा है b। a और b इस तरीके से हमें देखना है ताकि a गुणे में b बराबर आए हमारे पास माइनस 12x वर्ग। ओके दोस्तों, तथा a प्लस बी आए मध्य पद यानी माइनस एक्स के। अब हम देखेंगे कि a और b धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे। उसके लिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले a गुना b, वो क्या आ रहा है माइनस 12x वर्ग, यानी दोनों को गुना करने पर ऋणात्मक चिन्ह यानी दोनों को गुना करने पर ऋणात्मक चिन्ह आना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि a और b में से कोई एक ऋणात्मक होगा और दूसरा धनात्मक। अब कौन कौन सा ऋणात्मक है और कौन सा धनात्मक होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा दूसरे पद पर। मतलब कि a प्लस बी, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ बराबर आना चाहिए माइनस एक्स के, यानी ये आए नेगेटिव यानी ऋणात्मक। तो ऋणात्मक कब आता है? किसी दो चीजों में जब बड़ी वाली संख्या जो है वो ऋणात्मक हो। अर्थ यह है कि a और b में से कोई एक ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक कौन सी संख्या होगी? जो दोनों में सबसे बड़ी है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। a और b हम लेंगे। a को लेते हैं हम 3x और b को लेते हैं हम लोग माइनस का 4x। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 12 को अगर हम गुणनखंड करें तो 3 और 4 आता है, और यहाँ पर भी अगर हम 3 और 4 को गुणनखंड करें तो 12 आता है। और अगर इस 3 और 4 में से एक दूसरे को घटाएं तो माइनस x आएगा, और इस 3 और 4 में से ऋणात्मक होगा हमारे पास माइनस 4x। ओके दोस्तों, क्योंकि a प्लस बी हमें क्या आना चाहिए? ऋणात्मक चाहिए। तो यहाँ माइनस 4 ऋणात्मक होगा। तो आप देख सकते हैं कि 3x और माइनस 4x बराबर होगा माइनस x के, तथा 3x इंटू माइनस 4x बराबर होगा माइनस 12x वर्ग के। ओके दोस्तों, इस प्रकार हमें मध्य पद के विभक्त करने के बाद जो दो संख्या चाहिए वो हमें प्राप्त हो जाएगी। अब हमें दिए हुए द्विघात समीकरण यानी 6x वर्ग माइनस x माइनस 2 को देखते हैं। अब इनमें इसके मध्य पद की जगह 3x और माइनस 4x लगाएं तो हमारे पास आ जाएगा 6x वर्ग प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2। अब हम इनमें क्या ज्ञात करेंगे? इनके दो दो पदों में से इनके उभयनिष्ठ। अगर अब 6x वर्ग और 3x में आप देख रहे हैं कि 3x जो है यहाँ पे उभयनिष्ठ है, तो 3x गुणे में 2x प्लस 1 हमारे पास यहाँ पर आ गया।
इसी प्रकार -2 जो है वो -4x -2 में क्या है, वो उभयनिष्ठ है। -2 को बाहर लेने पे हमारे पास आया 2x + 1 अंदर। ओके दोस्तों, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस प्रकार अब जो हमें प्राप्त हुआ है इसमें भी दो पद ऐसे हैं जो उभयनिष्ठ आ सकते हैं। पहला 2x + 1 और दूसरी जगह भी 2x + 1 है जो दोनों में उभयनिष्ठ का काम कर रहा है। अगर हम यहाँ से 2x + 1 को बाहर ले लें तो हमारे पास आएगा 2x + 1 गुणे में 3x - 2। ओके दोस्तों, तो अब हम 6x वर्ग -x - 2 को बराबर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हुआ 6x वर्ग -x - 2 की जगह जो हमने निकाला था 2x + 1 गुणे में 3x - 2 बराबर 0। ओके दोस्तों, अब इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो इसका अर्थ है या तो पहला वाला यानी 2x + 1 0 के बराबर होगा, या फिर 3x - 2 जो है वो दूसरे वाला वो 0 के बराबर होगा। तो यहां से दो संख्याओं के गुणनफल 0 के बराबर होता है, या तो पहली संख्या या तो दूसरी संख्या, यानी 3x - 2 बराबर 0। अब अगर हम इन दोनों में समीकरण को हल कर ले तो हमें x का मान मिल जाएगा। पहले को हल करने पर आएगा हमारे पास, यहाँ से पहले समीकरण को हल करने के बाद आएगा हमारे पास x का मान -1/2, और दूसरे समीकरण को हल करने के बाद हमारे पास x का मान आएगा 2/3, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अतः x हमारे पास हुआ -1/2 और x का दूसरा मान हुआ 2/3। तो यहाँ पे दिए हुए समीकरण के ये दोनों क्या है, हल है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार हमने गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण को करना सीख लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आप घर पर जरूर ट्राई करें। ये प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में x का मान आया -1/2 और दूसरी जगह मान आया x का 2/3। आइए दोस्तों, अब द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना सीखते हैं। उदाहरण है हमारे पास, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 2x वर्ग -5x + 3 बराबर 0 का हमें मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने समीकरण लिखा। समीकरण था हमारे पास 2x वर्ग -5x + 3 बराबर 0। पहले स्टेप क्या था दोस्तों, जो x वर्ग के साथ जो संख्या है, x वर्ग का जो गुणांक है बेसिकली, उसे हम सभी पदों को भाग देते हैं। ओके दोस्तों, तो इस प्रश्न में वो गुना 2 है, इसलिए हम सभी पद को 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने पर हमारे पास कुछ इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होगा। x का वर्ग -5/2 x + 3/2 बराबर 0। जब हमने पूरे समीकरण को 2 से भाग किया था तो 2 से भाग करने पर हमारे पास आ गया x वर्ग, जो हमें प्रथम पद पर चाहिए था। अब दोस्तों, अब हमने क्या किया, अगले स्टेप में जो अचर संख्या है यानी +3/2 को हमने दाएं तरफ लेके जाएंगे। तो आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा x वर्ग -5/2 x बराबर -3/2। ओके दोस्तों, साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि जो प्रथम पद है यानी x का वर्ग, वो पूर्ण वर्ग है। अब 3/2 को दाएं तरफ ले जाने के बाद जो समीकरण बचेगा वो कुछ इस प्रकार दिख रहा है हमें, x का वर्ग -5/2 x बराबर -3/2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो बाएं तरफ हमारे पास संख्या बच गई है या जो पद बच गए हैं उसका हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ये जो मध्य पद है इसका मतलब कि -5/2, इसके हिसाब से -5/4 वर्ग दोनों तरफ से हम लोग जोड़ देंगे। हम ये सब क्यों करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, 5/2 जो है वो हमने 5/4 लिया है, यानी 5/2 को 2 से भाग दे दिया है। तो हम यही संख्या क्यों ले रहे हैं, ये देखते हैं। हमारे पास ये बचा हुआ है x वर्ग -5/2 x बराबर -3/2। हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, क्योंकि x वर्ग -5/2 x है, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है इसलिए हम a- वर्ग का सूत्र का प्रयोग करेंगे।
जो कि बराबर होता है a वर्ग माइनस 2 गुने में a गुने में b प्लस b वर्ग के। ओके दोस्तों, अब आप देखें जो प्रथम पद है वो हमारा क्या है, a वर्ग की जगह पर x वर्ग है, और दूसरे पद की बात करें तो हमें कुछ इस प्रकार की संख्या चाहिए जो कि क्या है -5/2। -5/2 को हम -2 गुने a गुने b की फॉर्म में लिख पाए, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे कि हम लोग किस -5/2 को इस फॉर्म में हम लिख सके। तो दोस्तों इसको अगर हम तरीके से लिखे -5/2 को, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं -2 गुने में x गुने में 5/4। तो 2 से 4 कट करके हमें प्राप्त हो जाएगा -5/2 हो जाएगा, और ये वापस से 5/2 संख्या बन जाएगी। तो अब यहाँ पर अगर हम दूसरे वाले समीकरण से देखें, यानी -2 गुने a गुने b से देखें, कंपेयर करें, तो -2 की जगह तो -2 आ गया, x की जगह a आ गया, और b का जो मान है वो 5/4 हो गया। अब अगर b का मान 5/4 है तो b का वर्ग भी होना चाहिए। तो b के वर्ग के लिए हमने क्या करा, तो b का वर्ग हम दोनों तरफ जोड़ देंगे, यानी 5/4 का वर्ग हम दोनों तरफ समीकरण में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा x वर्ग माइनस 5/2x प्लस 5/4 वर्ग बराबर -3/2 प्लस 5/4 वर्ग। तो दोस्तों अगर हम इसको देखें तो हमें a माइनस बी के पूरे वर्ग का सूत्र नजर आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 5/4 का वर्ग, जहां a की जगह x है और b की जगह 5/4 है, और इसको अगर हम हल करें तो हमें प्राप्त होगा 1/16। तो दोस्तों आप इसको इस -3/2 प्लस 5/4 के पूरे वर्ग को अपनी कॉपी में हल करके भी देख सकते हैं। ये हमारे पास आएगा 1/16, यानी 2x का वर्ग माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हम x माइनस 5/4 का पूरा वर्ग बराबर 1/16 लिख सकते हैं। इसके बाद का चरण क्या था दोस्तों, ये था कि अब हमें दोनों तरफ वर्गमूल करना है। अगर हम दोनों तरफ वर्गमूल करें तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल x माइनस 5/4 का पूरा वर्ग बराबर वर्गमूल 1/16। बाएं तरफ को आप लोग देखें तो वर्गमूल और वर्ग दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होके हमारे पास क्या आ जाएगा, बच जाएगा x माइनस 5/4 बराबर वर्गमूल 1/16 को हमने जब इसका हल किया तो हमें मिला 1/4, और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 1/4। ओके दोस्तों, उसके बाद हमने क्या करा, x का मान निकालने के लिए इस -5/4 को हम लोग उस तरफ लेके गए बराबर के, तो हमारे पास x का मान आया 5/4 प्लस माइनस 1/4। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब ये है कि x का एक मान आएगा 5/4 प्लस 1/4, या तो दूसरा मान आएगा x का 5/4 माइनस 1/4। ओके दोस्तों, अगर जब हम इसको हल करेंगे तो हमें एक मान x का ज्ञात हुआ 3/2 और दूसरा मान हमें ज्ञात हुआ x का 1, अर्थात समीकरण के हमारे पास हल हुए 3/2 और 1। ओके दोस्तों, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न द्विघात समीकरण के विविधीकरण ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमारे पास समीकरण है 25x वर्ग माइनस 30x माइनस 10 बराबर 0। ओके दोस्तों, आइए हल देखते हैं। समीकरण लिखा सबसे पहले हमने, तो दोस्तों आपको पता है कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। चलिए देखते हैं। ये सब तो आपने अपनी कंसेप्ट वीडियोस में भी पढ़ा ही हुआ है। 25x वर्ग माइनस 30x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ पर a है हमारे पास 25, b है हमारे पास -30 और c है हमारे पास -10। इसलिए विविधीकरण यानी डिस्क्रिमिनेट का सूत्र लगाएंगे हम, जो कि है b का स्क्वायर माइनस 4ac। जब हमने b का स्क्वायर निकाला उसके अंदर क्या रखा, हमने b का मान रखा। तो दोस्तों b स्क्वायर का मान हमारे पास आया -30 का स्क्वायर।
-4 का 4 ऐसे ही रहा, गुने में 25, 25 हमारे पास है a और c है हमारे पास -10, तो हमने क्या लिखा, -4 गुना 25 गुना -10। ओके दोस्तों, अब हमने यहाँ पे क्या किया, b का मान जो था -30 उसका पूरा वर्ग किया, फिर उसके बाद हमारे पास -4 का -4 आया। ओके दोस्तों, फिर 25 हमें जो a का मान दिया हुआ था उसको गुना किया, फिर c हमारे पास -10 जो दिया हुआ था फिर उसको हमने इसमें गुना किया। तो दोस्तों जब हम -30 का वर्ग को हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 900, और -4 गुना 25 गुना -10 को हल करने के बाद हमारे पास आया 1000। 1000 और 900 को जब हमने जोड़ा तो हमारे पास आया 1900, जो कि शून्य से अधिक है। अतः इस समीकरण के तो इस तरीके से हम यह पता कर सकते हैं कि कौन सा शून्य से अधिक है और कौन सा शून्य से कम है और कौन सा शून्य के बराबर है। और दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे या फिर एक भिन्न वास्तविक मूल होगा या तो एक भी नहीं होगा, तो हम इस विविधीकरण के सूत्र से इस चीज का पता लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, आइए अगर इसी प्रश्न में हमें बोला कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमें इसका मूल ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण लिखेंगे और इस समीकरण में हम देख सकते हैं कि जो 25x का वर्ग है हम उसको 5x का वर्ग भी लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर हम स्टेप की बात करें तो सबसे पहले हम जो -10 का यानी जो अचर संख्या है उसको यानी दाया तरफ लेकर जाएंगे। जब हम दाया तरफ लेके जाएंगे तो हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे बने, तो हमारे पास हो जाएगा 25x का वर्ग -30 बराबर 10। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि 25x का वर्ग हम लिख सकते हैं 5x का वर्ग। तो चलिए देखते हैं कि इसके आगे हम इसको कैसे हल करेंगे। अब क्योंकि 25x के वर्ग के बाद -30x है तो यहां हम फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी के पूरे वर्ग का, जो कि बराबर होता है a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b के वर्ग के। ओके दोस्तों, यहाँ पे a वर्ग को हमने 25x वर्ग से कंपेयर किया तो हमारे पास a का मान आया 5x का पूरा वर्ग। ओके दोस्तों, और यहाँ पे -2ab हमारे पास क्या है, -30x। तो दोस्तों -30x लाने के लिए हमें b का मान ज्ञात करना पड़ेगा, और b के मान के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि -2 को तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, a की जगह हमने ले ही लिया है 5x, तो b हम क्या रखें कि हमारे पास -30x आ जाए। तो दोस्तों 5 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास 10 आ गया। अब 10 को किससे गुना करें कि हमारे पास 30 आ जाए, तो 10 को हमें 3 से गुना करना पड़ेगा ताकि हमारे पास 30 आ जाए। तो यहाँ पे जो 3 से हमने गुना करा है वो हमें दर्शा रहा है b का मान। तो दोस्तों यहां से हमारे पास b का मान आ गया 3। ओके दोस्तों, देखिए, और उसके बाद हमें b का वर्ग भी चाहिए, तो हमने यहाँ पे b का वर्ग कर दिया यानी 3 का वर्ग, और इस 3 के वर्ग को हमने इस समीकरण 25x वर्ग -30x बराबर 10 के दोनों तरफ में जोड़ दिया। जब हमने जोड़ा तो हमें कुछ इस तरीके से समीकरण प्राप्त हुआ, जो कि निकला 5x वर्ग -2 गुणे में 5x गुणे में 3 प्लस 3 का पूरा वर्ग बराबर 10 प्लस 3 का पूरा वर्ग। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमें 3 का पूरा वर्ग b का मान ज्ञात करा रहा है। तो दोस्तों अगले स्टेप में हमने जब इसको देखा तो ये हमें दर्शा रहा है 5x - 3 के पूरे वर्ग को। ओके दोस्तों, और जब हमने इसको हल किया तो ये हमारे पास आया 19। तो दोस्तों इसलिए 25x का वर्ग -30x - 10 बराबर 0 हमारे पास हो गया 5x - 3 का पूरा वर्ग बराबर 19। ओके दोस्तों, तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। जब हमने वर्गमूल किया तो हमारे पास आया वर्गमूल 5x - 3 का पूरा वर्ग बराबर वर्गमूल 19। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये वर्गमूल से ये वर्ग कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास बचा 5x - 3 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 19। तो दोस्तों -3 को हम लोग बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास 5x बराबर 3 प्लस माइनस वर्गमूल 19 आ जाएगा। ओके दोस्तों, जब हम इसको हल करेंगे तो हमने क्या करा कि जो ये प्लस माइनस है वो हमें दो सॉल्यूशन दिखा रहा है x के, तो x का हमने क्या निकाला 5x बराबर 3 प्लस वर्गमूल 19, और दूसरी तरफ हमारे पास आया 5x बराबर 3 माइनस वर्गमूल 19। अब हमें x का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस 5 को इसके नीचे लेके जाएंगे, तो हमारे पास x का मान आ गया 3 प्लस वर्गमूल 19 भाग 5, और दूसरी तरफ x का मान आया 3 माइनस वर्गमूल 19 भाग 5।
ओके दोस्तों, तो यहां से हमारे पास x के कुछ सॉल्यूशंस भी आ गए। तो दोस्तों इस चैप्टर में आपने कुछ ऐसे प्रश्नों को देखा है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कुछ प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दे दी जाए, जैसे ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। पहले प्रश्न को अच्छे से समझते हैं और दूसरा प्रश्न मैं दूंगा वो आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले प्रश्न को अच्छे से समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा क्रमागत का क्या अर्थ होता है। जो एक के बाद एक संख्या आती है, जैसे एक का क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होगा 2, 2 का होगा 3, तो एक एक के बाद एक जो संख्या आती है उसको हम क्रमागत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो विषम संख्या क्या होगी हमारे यहाँ पर एक है, तो दूसरा विषम संख्या होगा हमारे पास 3। 3 अगर हम यहाँ पर क्रमागत विषम संख्या लेते हैं तो हमारे पास अगली संख्या होगी 5। एक के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 100। तो हमें यहाँ पे ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो चलिए हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें माना कि दोनों क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों में सबसे छोटा जो पूर्णांक है वो है हमारे पास x। तो दोस्तों x हमारे पास यहाँ पे है। अगर छोटी संख्या x है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, जैसे पहला 1 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी 3। तो 3 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमें 2, तो यहाँ पे दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास x प्लस 2। तो चलिए इसका पूर्णांक होगा x प्लस 2। क्वेश्चन में बोला था कि छोटे वर्गों का वर्ग, छोटे पूर्णांक का वर्ग हमारे पास हुआ x का वर्ग और दूसरे पूर्णांक का वर्ग हुआ हमारे पास x प्लस 2 का वर्ग। ओके दोस्तों, प्रश्न के अनुसार हमारे पास इस पूरे वर्गों का जो योग है वो है 290। तो दोस्तों यहां से हमारे पास समीकरण बना x वर्ग प्लस x प्लस 2 का पूरा वर्ग बराबर 290। अब इसको हल किया, हल करने के बाद हमारे पास आया 2x वर्ग प्लस 4x प्लस 4 बराबर 290। तो अब हमने 290 को इस तरफ लेके गए और इससे जोड़ घटा किया, तो हमारे पास आया 2x का वर्ग प्लस 4x माइनस 286 बराबर 0। ओके दोस्तों, अब हमने इन तीनों में ही 2 को उभयनिष्ठ ले लिया। 2 को उभयनिष्ठ लिया तो हमारे पास अंदर बचा x का वर्ग प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। यहां से हमने समीकरण को ज्ञात कर लिया है। ओके दोस्तों, दूसरा प्रश्न है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल है 124। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कितने कंचे थे। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप आसानी से घर पे भी हल कर सकते हैं। आइए इस प्रश्न के उत्तर की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे हमने माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है और जीवांती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x है। तो जॉन के पास 5 कंचे खो देने के बाद बचे कितने कंचे, x माइनस 5, क्योंकि जॉन के पास x थे। और जीवंती ने जब 5 कंचे खो दिए तो उसके पास कितने बचे, 45 माइनस x माइनस 5। ओके दोस्तों, जितने थे उसमें से उसने 5 कंचे खो दिए। तो इसको हल करने के बाद हमारे पास आया कि जीवांती के पास कंचे थे 40 माइनस x। अब हमारे पास उनका गुणनफल करना है। तो दोस्तों पहला समीकरण निकला x माइनस 5 और दूसरा निकला जीवंती वाला 40 माइनस x। अब हमने इन दोनों का गुणनफल करना है। गुणनफल करने के बाद हमारे पास आएगा 40x माइनस x वर्ग माइनस 200 प्लस 5x। इसको हल करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का समीकरण प्राप्त होगा। तो दोस्तों गुणनफल करना पड़ेगा 124 से। इन सबको उधर प्लस माइनस करने के बाद हमें ज्ञात हो जाएगा एंड में माइनस x वर्ग प्लस 45x माइनस 324 बराबर 0। ओके दोस्तों, इसको जब आप हल करोगे तो हमें समीकरण ज्ञात होगा x वर्ग माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का पूरा द्विघात समीकरण के ऊपर ऐसे प्रश्न जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप दोस्तों इन प्रश्नों को ही हल कर लोगे तो आप एग्जाम में इस चैप्टर को भी पूरे अच्छे से कवर कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इस तरीके के और भी प्रश्नों को हल करना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है तो आप अपनी एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की बुक का भी प्रयोग कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।